नमस्कार। साठोत्तरी कविता के क्रम में आज हम साठोत्तरी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियां या साठोत्तरी कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में अध्ययन करेंगे। साठोत्तरी कविता है वह समकालीन जीवन का भूगोल है। उसमें वर्तमान परिवेश की निर्मम वास्तविकताएं, उससे उत्पन्न दबाव और तनाव के साथ मानवीय संबंधों की कृत्रिमता निरूपित हुई है। इसी से ये कविता अपने पारंपरिक रूप, स्वरूप और अर्थ से च्युत हो गई है। इस कविता की पहचान दूधनाथ सिंह के इस कथन से और अधिक गहराई से हो सकती है, जो वह कहते हैं, यह वह कविता नहीं है, यह वह कविता नहीं है, यह केवल खून सनी चमड़ी उतार देने के लिए है। यह केवल रस नहीं, जहर है, जहर। इससे स्पष्ट है कि साठोत्तरी कविता निर्मम वास्तविकताओं की क्रूर व्यंजना करने वाली कविता है। भयावह परिवेश से उपजी एक चीख है। और जब हम बात करते हैं ऐसी कविता की प्रमुख प्रवृत्तियों की जब बात करें तो स्पष्ट रूप से इसमें यही तनाव, यही मोहभंग, यही जो परिवेश के प्रति प्रतिबद्धता है, यही उभर कर सामने आता है। इसी कड़ी में हम सबसे पहले इस काल की जो प्रमुख विशेषता है उन्हें हम लेते हैं। रोमानी या छायावादी अभिरुचि या संस्कारों से मुक्ति। जो इसकी सबसे पहली सन 60 के बाद की कविता की जो पहली प्रवृत्ति उभर कर आती है वह यही है कि जो रोमानी या छायावादी जो अभिरुचि थी, जिसमें एक रोमानियत से भरपूर, प्रेम से भरपूर जो कविता थी, वह इसके विरोध की कविता है। नई कविता में भी हम देखते हैं कि हमें इस प्रकार से वह कुछ हद तक रोमानियत से मुक्त कविता थी, लेकिन वह फिर भी छायावादी सौंदर्य से भी सिक्त थी, उससे भी भरी हुई थी। साठोत्तरी कविता में रोमानी संस्कारों से पूर्ण मुक्ति का प्रयास किया गया है। इस प्रयास में श्रीकांत वर्मा, धूमिल, कैलाश वाजपेयी, श्री राम वर्मा आदि के नाम प्रमुख हैं। और ये भी कवि हैं जो इस रोमानी संस्कार से मुक्ति पाने में काफी हद तक सफल भी हुए हैं। इतना ही क्यों, जब कवि को ऋतुओं में ही सौंदर्य नहीं दिखाई देता। सौंदर्य केवल मनुष्य में ही नहीं, उन्हें ऋतु में भी अब सौंदर्य नहीं दिखाई देता। प्राकृतिक परिवेश में भी सौंदर्य नहीं दिखाई देता। उस ऋतु और परिवर्तन में भी जो परिवेश का बदलाव है उसका असर उन्हें महसूस होता है। कवि ये बात लिखता है, हम जानते हैं ऋतुएं बहुत गरीब हैं हमारे लिए। हम जानते हैं कि नरक के दरवाजे पर जाकर हमारी यातनाएं एक बार तो लौटेंगी ही। जब कवि को प्राकृतिक परिवेश भी ऐसा महसूस होता है कि उसमें रोमानियत, सुंदरता, सौंदर्य निहित नहीं है, बल्कि वह ऋतु भी उसे एक गरीब दृष्टिगोचर हो रही है। मोहभंग दूसरी इसकी विशेषता है। मोहभंग ये इस कविता की प्रमुख प्रवृत्ति है। आजादी के बाद हर बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा तो फहराया जाता रहा, किंतु देश के निर्माण का, देश को आत्मनिर्भर बनाने का स्वप्न अधर में झूलता रहा। समृद्धि के सपने दिखाए गए, लेकिन समृद्धि के स्थान पर विपन्नता, भूख और नंगापन बढ़ता गया। और जो आम मनुष्य है, आम मानव है, वह मोहभंग की स्थिति से गुजरने लगा। व्यवस्था में जीने वाला आदमी और वह मजदूर जो रोटी पैदा करता है, तीनों धूमिल की निगाह में। किंतु कवि का जो मोहभंग है वह इस कविता में साफ दिखाई देता है। कवि जब कहता है, एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वह सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। जब कवि ये बात कह रहा है, संसद से ये प्रश्न उपस्थित कर रहा है कि जो रोटी से खेल रहा है, अर्थात जो हमारी जीवन की आजीविका है उससे खेलने का जो कर्म कर रहा है, ये तीसरा आदमी कौन है जो मनुष्य की, आम मनुष्य की आजीविका से खेल रहा है? और जब इसका जवाब देश की संसद के पास भी नहीं होता
तो मनुष्य है वह मोह भंग की स्थिति में, जो अब तक उसे आशा थी कि हमारे देश में हमारी सरकार होने पर हमारी आपदाओं का निराकरण हो जाएगा, वह मोह एक प्रकार से भंग हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं परिवेश के प्रति साठोत्तर जो कवि है वह प्रतिबद्ध है। जीवन की यथार्थ स्थितियों से सीधा साक्षात्कार करता हुआ ये कवि परिवेश को सच्चाई के साथ चित्रित करता है। आज का कवि समाज की विकृतियों में खुद हिस्सा ले रहा है। आज का कवि जब मनुष्य को दोहरी जिंदगी जीते हुए देखता है तो वह परिवेश के प्रति अपनी प्रतिबद्धता सूचित करता है। संसद, संविधान, प्रजातंत्र और जनता सभी का खुला कच्चा चीठा कविता में देखा जा सकता है। जब कवि कहता है अपने यहाँ संसद तेली की वह घानी है जिसमें आधा तेल है और आधा पानी है। साठोत्री जो कवि है वह स्वयं परिवेश के भीतर उतरकर अपनी अनुभूतियों की व्यंजना करता है। अगली इसकी प्रवृत्ति है अस्वीकार या अस्वीकृति का भाव। साठोत्री कविता, ये जब हमने परिवेश की बात की तो हमने देखा कि ये जो परिवेश है ये भयावह, थोथा, विसंगतिपूर्ण परिवेश है जिसमें ये कविता रची जा रही है। मिथ्या आदर्श और कृत्रिम और ऐसी मान्यताएं जो अब कमजोर हो चुकी हैं, इनके प्रति कवि में एक प्रकार का अस्वीकार का भाव है। उसके माथे, चेहरे और जुबान पर सब कहीं अस्वीकृति का भाव है। कविता की मिथ के टूटने और उसे नए रूप में प्रस्तुत करने की पृष्ठभूमि में अस्वीकार तेवर साफ झलकते हैं। लेकिन इसी संदर्भ में ये ध्यान देने योग्य बात भी है कि साठोत्री कविता के जो प्रमुख कवि हैं उनमें यह अस्वीकार की जो मुद्रा है वह रचनात्मक है। वह कहीं भी केवल भावात्मक नहीं है। केवल भाव से परिपूर्ण होकर यह इस प्रकार की बात नहीं करते हैं। वह जहां अस्वीकृति दे रहे हैं वहां उसके साथ साथ कहीं न कहीं रचनात्मकता भी आम मनुष्य में गढ़ रहे हैं। विद्रोह और आक्रोश की यह प्रवृत्ति, ये इसकी पांचवी प्रवृत्ति विशेषता कही जा सकती है। यह प्रवृत्ति इस कविता में आद्यंत व्याप्त है और यह मोह भंग की आत्मजा तथा अस्वीकार की सहोदरा है। अस्वीकार का जो भाव इस कविता में दिखाई देता है उसी का सहोदर है विद्रोह और आक्रोश की प्रवृत्ति। मनुष्य में पहले अस्वीकार का भाव उत्पन्न होता है और अस्वीकार के पश्चात विद्रोह और आक्रोश की प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। विद्रोह या आक्रोश की जो प्रवृत्ति है इस काल के अनेक कवियों में देखी जा सकती है। एक ये कथन है, न मैं आत्महत्या कर सकता हूं और न औरों का खून। ऐसा कहकर श्रीकांत वर्मा अपने आक्रोश को निराश और विवश शैली में अभिव्यक्त कर रहे हैं। व्यंग्यशीलता, वर्तमान परिवेश में जो स्वार्थता, भ्रष्टाचार, आपाधापी व्याप्त है उसे अपने अनुभव के दायरे में बांधते हुए साठोत्तर कवि ऐसा व्यंग्य रचते हैं, ऐसी व्यंग्य की सृजना करते हैं जिसमें अंतश की एक एक परत छील जाती है। व्यंग्य का उद्देश्य केवल हास्य की सृष्टि न करना ही नहीं है, अपितु अंदर से अंतरात्मा को भेदना है। और जो साठोत्री कवि हैं उनके व्यंग्य में यह गुण विद्यमान है। रघुवर शाह की ये पंक्तियां, संसद एक मंदिर है जहां किसी को द्रोही नहीं कहा जा सकता। दूध पिए मुंह पहुंचे आ बैठे, जीवनदानी गौंददानी सदस्य तौंद सम्मुख दर। बोले कविता में देश प्रेम लाना, हरियाणा प्रेम लाना, आइसक्रीम लाना है। ये जो कविता है ये यथास्थिति के प्रति व्यंग्य को प्रकट करती है जिसमें गहरी छटपटाहट है कवि की और एक आक्रोश है जिसे कवि अभिव्यक्त करना चाहता है और उसके पास माध्यम है यह शब्द। राजनैतिक संबंधों का साक्षात्कार इस युग की कविता की प्रमुख विशेषता कही जा सकती है। राजनैतिक कविता के निकट और कविता राजनीति के निकट आ गई है। कुछ समीक्षक इस बात का विरोध करते हैं कि कविता को राजनीति से दूर रहना चाहिए, लेकिन जब वर्तमान परिस्थितियों में जब देश और उसकी राजनीति
प्रत्येक आम आदमी की जिंदगी का हिस्सा हो गया है, तो उसे कविता से बहिष्कृत कैसे किया जाए? हाँ, ये अवश्य है कि दल विशेष की पक्षधरता की कविता को कविता की सीमा से बाहर किया जा सकता है। कविता और राजनीति का संबंध रचनात्मक हो, वहां तक राजनीतिक संबंधों का चित्रण कविता में होना न केवल उचित बल्कि आवश्यक भी है। आज के समय में रघुवीर सहाय की आत्महत्या के विरुद्ध कृति में तो समूचा शासन तंत्र नंगा होकर सामने आ गया है। धूमिल की पटकथा में राजनीतिक संदर्भ है। देश का बिखरा हुआ राजनीतिक चेहरा, प्रजातंत्र की थोथी उपलब्धियों पर ये जो व्यंग्य है, ये राजनीतिक संबंधों का कवि से साक्षात्कार है। उसकी एक बानगी हम देख सकते हैं। विसंगतियों, यंत्रणाओं और विविध भयावहताओं की बेपर्दा अभिव्यंजना भी साठोत्तरी कविता की एक प्रमुख विशेषता है। जिंदगी में जो असंतोष है, जो निराशा है, जो अनिश्चयग्रत मानसिकता है, उसका सही और रचनात्मक स्तर पर वर्णन साठोत्तरी कवियों ने पूर्ण ईमानदारी के साथ किया है। केदारनाथ सिंह, कैलाश वाजपेयी, मलयज, नीलाभ इत्यादि की कविताओं में निर्मम वास्तविकताओं की अभिव्यक्ति हम देख सकते हैं। अब भाषा की यदि हम बात करें, साठोत्तरी भाषा की, तो यह कविता प्रमुख रूप से जो इसका जो मूल हम थीम कहें, वह प्रमुख रूप से अनुभव है। ये कवि स्वयं परिस्थितियों के अनुभवी कवि हैं। तो अनुभव की आंच से तब कर ये जो कविता लिखी गई है, इसमें अनुभूति की ईमानदारी है और इसी कारण से इस कविता की जो भाषा है वह रोजमर्रा की भाषा है। रोजमर्रा की जो चालू भाषा, आम जिंदगी में हम जो भाषा बोलते हैं, वही भाषा इन कवियों ने प्रयोग में ली है, जिससे इनकी कविता में साफ गोई सपाट बयानी है। लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी इनकी भाषा की प्रेषणीयता और व्यंजकता कम हो गई हो, ऐसा नहीं है। भाषा की सादगी प्रेषणीयता से भरपूर है। ये कहा जा सकता है कि इनकी काव्यधारा की जो भाषा है वह अभिधात्मक अधिक है, लाक्षणिकता उसमें कम है। लेकिन यह भाषा परिवेश की मिजाज से अभिन्न है। इस धारा के कवियों ने भाषा की क्राफ्टमैनशिप को नगण्य माना और चालू भाषा के मुहावरों में गहरा अर्थ भरने की कोशिश की है। ये एक महान उपलब्धि है और जिसके तहत कविता और आदमी दोनों एक दूसरे की सांस की गंध महसूस करते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि साठोत्तरी कविता तत्कालीन जीवन का, 60 के पश्चात के दशक के जीवन का पूरा भूगोल प्रस्तुत करने वाली कविता है। भारत का सही मानचित्र सही रेखाओं द्वारा प्रकट किया गया है। परिवेश का इतना सच्चा, निर्मम, यथार्थ, साक्षात्कृत जीवन किसी दूसरी कविता में कहाँ है। वस्तुतः ये कवि आज के परिवेश और प्रशासन में व्याप्त झूठी भाषा को सही शब्द दे रहे हैं। इस कविता में आदमी का पूरा चेहरा है, पूरी जिंदगी है, वह सब है, उसे ये शक्ल दे रहा है। कुल मिलाकर साठोत्तरी कविता मोहभंग, आक्रोश, अस्वीकार, तनाव और विद्रोह की कविता है। यह ऐसी कविता है जिसमें जिजीविषा का गहरा रंग भरा हुआ है। तो विद्यार्थियों, आज की कक्षा में हमने साठोत्तरी कविता की प्रमुख विशेषताओं के बारे में विस्तार से अध्ययन किया। आगे की कक्षा में हम एक अन्य काव्य आंदोलन के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।